तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्तियों में से एक की, उसकी ताकत, उसके पैमाने के बारे में। 14 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है भारतीय सशस्त्र बलों में एक्टिव पर्सनल्स की संख्या, और यही तादाद इसे दुनिया की सबसे जबरदस्त ताकतों में से एक बनाती है। और जरा सोचिए, इस नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्टिव पर्सनेल के हिसाब से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। दूसरी सबसे बड़ी। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक वैश्विक सैन्य शक्ति के तौर पर इसका स्केल क्या है, फिर सेना की बनावट कैसी है, भविष्य की शक्ति यानी मॉडर्नाइजेशन पर बात होगी, इसके लोग और सिद्धांत क्या है, और आखिर में इसकी नई वैश्विक भूमिका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल और स्ट्रक्चर की, मतलब ये कितनी बड़ी है और इसका टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए, कुल सशस्त्र बलों में से 80% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक शाखा का है, और वो है भारतीय सेना, यानी अपनी आर्मी। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी फोर्स को ऑर्गेनाइज और कमांड कैसे किया जाता है? ये कोई छोटा काम तो है नहीं। तो इसे समझने के लिए हम सबसे बड़ी ब्रांच यानी इंडियन आर्मी की बनावट को थोड़ा करीब से देखते हैं, एक केस स्टडी की तरह। तो सबसे ऊपर हायरार्की में आती हैं कमांड्स। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होती हैं जो एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को संभालती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नॉर्दर्न कमांड या ईस्टर्न कमांड। अब हर कमांड के अंदर होती है कई कोर्स, और हर कोर का एक खास मकसद होता है। जैसे स्ट्राइक कोर जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस यानी हमले के लिए होती है, और होल्डिंग कोर जिनका काम डिफेंस करना होता है। और ये रहा पूरा चेन ऑफ कमांड एक नज़र में। नई दिल्ली में बैठे आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर जमीन पर मौजूद 10 जवानों की सबसे छोटी यूनिट, जिसे सेक्शन कहते हैं, सब कुछ इसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स और स्ट्रक्चर की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ हो रहा है। भारतीय सशस्त्र बल इस वक्त अपने सबसे बड़े मॉडर्नाइजेशन ड्राइव से गुजर रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ पुराने सामान को नए से बदलना नहीं है, नहीं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक ऐसी मिलिट्री बनाने की तरफ जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, जो फ्यूचर रेडी हो। अगर जमीन की बात करें तो आर्मी अपनी आर्मर्ड पावर को बढ़ा रही है अर्जुन टैंक और जोरावर जैसे लाइट टैंक्स के साथ, और साथ ही धनुष और ATAGS जैसे इंडिजिनस आर्टिलरी सिस्टम से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मजबूत किया जा रहा है। और आसमान में वहां तो एक रेवोल्यूशन चल रहा है। भारत AMCA जैसे 5th जेन स्टेल्थ फाइटर के साथ फ्यूचर टेक पर काम कर रहा है। अपना स्वदेशी तेजस आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सिंबल है। और राफालेम वो नेवल कैरियर्स की ताकत को एक नए लेवल पर ले जाएगा। समुद्र में और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पानी के नीचे INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो पानी के ऊपर INS विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर। ये ताकत का खुला प्रदर्शन है। और फिर है अग्नि-V मिसाइल, जो अपनी MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकती है। ये एक रियल गेम चेंजर है। और हाँ, फ्यूचर वॉरफेयर का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है ड्रोन्स। आर्म्ड UAVs से लेकर कॉम्बैट ड्रोन्स और ऑटोनमस स्वॉर्म सिस्टम्स तक भारत इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी मिलिट्री सिर्फ हार्डवेयर से नहीं बनती। असली ताकत तो उसके लोग और उनके प्रिंसिपल्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा। ये सिर्फ इंडियन आर्मी का मोटो नहीं है, ये वो प्रिंसिपल है जो उसके हर जवान के ईथॉस, उसकी रग रग में बसा है। और ये जो डिसिप्लिन और कंडक्ट है, ये आर्मी एक्ट 1950 में कानूनी तौर पर दर्ज है। ये वो लीगल फ्रेमवर्क है जिसे भारत की संसद ने पास किया था, और यही आर्मी के सभी पर्सनल के लिए मिलिट्री जस्टिस का आधार है। इसी एक्ट के तहत फौज के अंदर जस्टिस और ऑर्डर बनाए रखने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का एक 4 टायर सिस्टम बनाया गया है, और इन्हीं अदालतों को हम कोर्ट मार्शल के नाम से जानते हैं। और इस जबरदस्त फोर्स की लीडरशिप और स्किल्स कहाँ तैयार होती हैं? वो तैयार होती हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनिंग अकेडमीज में, जैसे NDA, IMA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी और आर्मी वॉर कॉलेज। ये वो जगह हैं जो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में गिनी जाती हैं। तो सवाल ये है कि
ये जो स्केल है, ये स्ट्रक्चर है और ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इन सब का वर्ल्ड स्टेज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, भारत अब इंडो पैसिफिक रीजन में सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभर रहा है। इसका मतलब है एक ऐसा देश जो इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने में एक एक्टिव रोल निभा रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत की मिलिट्री पावर मॉडर्नाइज होती रहेगी, 21वीं सदी की ग्लोबल सिक्योरिटी को शेप देने में इसका रोल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।